नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। अगर आप हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध हिल स्टेशन शिमला और मनाली घूमने का विचार कर रहे हैं तो आज हम आपको शिमला और मनाली के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और यहाँ के सभी प्रसिद्ध स्थानों को आपको अच्छे से दिखाएंगे। फ़िलहाल शिमला मनाली घूमने के लिए हमने एक कंप्लीट टूर पैकेज बुक किया है प्रिया ट्रैवल्स के साथ, जिसमें हमें सारी सुविधाएं इंक्लूडेड मिली हैं। अब ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं शिमला मनाली। आज है हमारे इस टूर का पहला दिन और हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर। आप कहीं पर भी रहते हो, आपको सबसे पहले पहुंच जाना है चंडीगढ़। चंडीगढ़ आप बाय ट्रेन भी आ सकते हैं और चाहे तो बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट की काफ़ी अच्छी सुविधा है। और अब जैसे ही हम चंडीगढ़ पहुँचे, हमें लेने आ चुकी है गाड़ी जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है और अब इसी गाड़ी के थ्रू हम सभी स्थानों को घूमेंगे। चंडीगढ़ से शिमला का डिस्टेंस है लगभग 110 किलोमीटर का, जिसे पार करने में लगभग 3 से 3.5 घंटे का समय लगता है। रास्ते काफ़ी अच्छे हैं लेकिन घुमावदार हैं। अब हम पहुंच चुके हैं शिमला में। हम तो यहाँ अपनी प्राइवेट कैब के थ्रू पहुँचे हैं, लेकिन अगर आप शिमला बाय बस आते हैं तो बस आपको ड्रॉप करती है ISBT बस स्टैंड शिमला में, जो कि शिमला का मुख्य बस स्टैंड है। शिमला में कुछ और बस स्टैंड भी हैं, जैसे कि शिमला का पुराना बस स्टैंड या फिर वोल्वो बस स्टैंड, जहाँ पर भी आप अपना ड्रॉप ले सकते हैं। अब बात करें कि शिमला में आप कहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ पर लो बजट से लेकर हाई बजट तक आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट कम है और आप एक अच्छी लोकेशन की तलाश में हैं जहाँ पर कम खर्च के साथ आप एक अच्छे होटल में स्टे कर सकें, तो मैं आपको कुछ जगह रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप मेन शिमला एरिया में लेंगे तो वहाँ पर आपको होटल्स थोड़े महंगे मिलते हैं। लेकिन अगर आप शिमला के थोड़े आउटर एरिया में आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल मेन शिमला एरिया वहाँ पर है, जो आप मेरे पीछे देख पाएंगे वो मेन शिमला एरिया है। अगर उस एरिया से थोड़ा सा आप पीछे की ओर आते हैं, लगभग 2-4 किलोमीटर पहले ही आ जाते हैं, मतलब शिमला सेंटर से थोड़ी दूरी पर आते हैं, जैसे कि ये लोकेशन आप देखेंगे, यहाँ पर कई सारे होटल्स हैं और यहाँ पर अगर आप स्टे करते हैं तो आपको यहाँ पर बजट फ्रेंडली होटल भी मिल जाएगा और अच्छी फैसिलिटी भी मिल जाएगी, तो आप यहाँ पर आसानी से स्टे कर सकते हैं। अभी जिस लोकेशन को हमने आपको दिखाया जहाँ पर ये कई सारे होटल्स हैं, ये स्थान स्थित है संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास में। ये मंदिर के परिसर से ये काफ़ी सारे होटल्स हैं जो कि नज़र आते हैं। यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि शिमला के थोड़े आउटर एरिया में आप लेंगे, अगर मॉल रोड के करीब लेंगे तो वहाँ महंगे मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा आउटर में लेंगे तो आपको काफ़ी सस्ते अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। शिमला में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं उस होटल का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। वैसे तो ये होटल काफ़ी लग्जीरियस है, लेकिन इसका जो रूम है मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा जहाँ पर हम रुकने वाले हैं। आप देख पाएंगे ये हमारा होटल रूम है जो कि काफ़ी लग्जीरियस है और इसमें साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। साथ ही इसमें वो सारी सुविधाएँ हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। अब हम चल रहे हैं शिमला के साइट सीन्स करने अपनी प्राइवेट कैब के थ्रू, लेकिन कुछ और ऑप्शंस भी हैं जिनकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप शिमला में प्राइवेट कैब बुक नहीं करते हैं या फिर किसी तरह का टूर पैकेज बुक नहीं करते हैं तो शिमला में कुछ और ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि आप यहाँ पर बाइक या फिर स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं जिससे कि आप शिमला को घूम सकते हैं, या फिर यहाँ पर लोकल बसेस चलती हैं, सिटी बसेस चलती हैं, उनकी सहायता से भी आप शिमला को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम चल रहे हैं शिमला के प्रसिद्ध जाखू मंदिर में दर्शन करने, जो कि हनुमान जी का एक प्रमुख मंदिर है।
अब जाखू मंदिर के मुख्य परिसर में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हनुमान जी की एक विशालकाय प्रतिमा विराजमान है जिसकी हाइट है 108 फीट्स की। अब शिमला के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस पर हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम है द रिज। ये स्थान टूरिस्ट के बीच में इतना ज़्यादा फेमस है कि आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट नज़र आएंगे। वैसे तो ये एक ओपन ग्राउंड एरिया है जो कि काफ़ी हाइट पर बना हुआ है, लेकिन इस स्थान से जो व्यू नज़र आता है उसकी वजह से आप यहाँ देखेंगे कि हमेशा आपको यहाँ चहल पहल ही नज़र आएगी। अब शिमला के क्राइस्ट चर्च के पास में हम पहुँच चुके हैं जो कि द रिज पर ही बना हुआ है। ये नॉर्थ इंडिया का दूसरा सबसे पुराना चर्च है। अब शिमला के एक प्रसिद्ध स्थान पर हम पहुंच चुके हैं जो कि है शिमला का रेलवे स्टेशन, जहां से चलती है शिमला टू कालका टॉय ट्रेन। शिमला से कालका के लिए यहाँ पर कई सारी टॉय ट्रेन्स चलती है। लगभग दिन में 3 से 4 ट्रेन्स ऐसी हैं जिनकी रेगुलर फ्रीक्वेंसी रहती है। आप अलग अलग समय के हिसाब से ये टॉय ट्रेन की राइड ले सकते हैं। अगर बात करें कि टिकट कैसे परचेज़ कर सकते हैं तो ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरीके से टिकट यहाँ पर लिया जा सकता है। यहाँ पर ऑफ़लाइन विंडो भी है जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, या फिर IRCTC की ऐप से या फिर वेबसाइट से आप ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं। शिमला में अब हम आ चुके हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए, जो कि शिमला का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर है हनुमान जी का, जिसकी स्थापना की थी नीम करोली बाबा ने 1950 में। शिमला में अब हम आ चुके हैं आर्मी हेरिटेज म्यूज़ियम को देखने, जो कि अन्ना डेल में स्थित है। इस म्यूज़ियम को देखने का टिकट शुल्क लगता है 100 रुपीज़ पर पर्सन का। इसके टाइमिंग के बारे में बात करें तो ये सुबह 10 बजे से शाम को 4-5 बजे तक ओपन रहता है, लेकिन मंडे यानी कि सोमवार के दिन इस म्यूज़ियम का अवकाश होता है। ये म्यूज़ियम इंडियन आर्मी को समर्पित है। इंडियन आर्मी से जुड़ी कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। इस म्यूज़ियम के अंदर राइफल फायरिंग सिमुलेटर भी है, जहाँ पर ओरिजिनल राइफल से हमें शॉट लगाना सिखाया जाता है, जिसका अनुभव काफ़ी एक्साइटिंग होता है। शिमला में अब हम आ चुके हैं वाइस रीगल लॉज को देखने, जिसे राष्ट्रपति निवास या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान का इतिहास मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इंडिया में ब्रिटिशर्स काल था, जब ब्रिटिशर्स का राज था इंडिया में, तब ब्रिटिशर्स के जो राष्ट्रपति थे, जो उनके वॉइस रॉयस थे, वो यहाँ पर रहा करते थे। इस वजह से इसे राष्ट्रपति निवास के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल अभी अंदर इस पूरी बिल्डिंग में म्यूज़ियम बना दिया गया है। म्यूज़ियम में पुरानी चीज़ें और पुराने फ़ोटोग्राफ्स हैं जिन्हें हम अंदर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर इस प्लेस को देखने का शुल्क लगता है 30 रुपीज़ पर पर्सन का, कि अगर आप इस एरिया के बाहर गार्डन एरिया को देखना चाहते हैं, गार्डन एरिया में विज़िट करना चाहते हैं, तो सिर्फ 30 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है। और अगर आप अंदर म्यूज़ियम वाले एरिया को देखना चाहते हैं, जहाँ पर पुराने फ़ोटोग्राफ्स और पुरानी चीज़ें हैं, तो वहाँ अंदर जाने का शुल्क लगता है 100 रुपीज़ पर पर्सन का। हर घंटे यहाँ पर गाइडेड टूर चलता है। एक गाइड आपके साथ जाता है, एक ग्रुप लेकर के, जो कि अंदर की जो हिस्ट्री है, जो अंदर की चीज़ें हैं, उन्हें एक्सप्लेन करते हैं आपके साथ, ताकि आप अंदर का जो इतिहास है, जो पुरानी चीज़ें, उनके बारे में जान पाएँ। अब शिमला के एक प्रसिद्ध मंदिर में हम दर्शन करने आ चुके हैं,
जो कि है काली बाड़ी मंदिर। इसे श्यामला देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये माँ काली का मंदिर है। इस मंदिर का इम्पोर्टेंस इस वजह से है क्योंकि इस मंदिर के नाम पर ही शिमला नाम पड़ा है। जो काली माता है उनका दूसरा नाम है श्यामला देवी और श्यामला देवी के नाम पर ही इस शहर का नाम पड़ा है शिमला। अब शिमला में रात्रि हो चुकी है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा शिमला का नाइट व्यू, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। यहाँ से आप देखेंगे तो शिमला की जो पूरी बसावट है वो बहुत ही अच्छे से नज़र आ रही है और रात्रि के समय जब लाइट्स जल जाती हैं तो इसकी जगमगाहट देखते ही बनती है। अब हम अपने होटल में वापस आ चुके हैं। हमारा डिनर रेडी हो चुका है जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है और अब डिनर के साथ ही हमारे इस ट्रिप के पहले दिन का समापन होता है। आज है हमारे इस ट्रिप का दूसरा दिन। हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है और हम चल रहे हैं शिमला से कुफरी के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 16 किलोमीटर्स का। कुफरी जाने वाले रास्ते में अभी हम एक स्थान पर रुके हैं जिसका नाम है ग्रीन वैली व्यू पॉइंट, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो आपको डेंस ग्रीन फॉरेस्ट का नज़ारा नज़र आएगा। अब हम पहुंच चुके हैं कुफरी में, जो कि शिमला से जुड़ा हुआ एक हिल स्टेशन है। कुफरी में कई सारे पर्यटक स्थल हैं जिन्हें हम यहां पर घूम सकते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कुफरी के जितने भी पर्यटक स्थल हैं, जो भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ यहाँ पर हम कर सकते हैं, वे सभी स्थान स्थित हैं एक ऊंचाई वाले स्थान पर, जहाँ तक पहुँचने के लिए या तो हमें घोड़े की सहायता लेनी होती है या फिर 4x4 गाड़ी की सहायता लेनी होती है। कुफरी में अब हम पहुंच चुके हैं महासू पीक पर। ये जगह स्थित है 9,500 फीट्स की ऊंचाई पर। जब आप महासू पीक पर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कई सारे याक नज़र आएंगे, जो कि यहाँ के हिमालयन रेंज में पाए जाने वाले एक जीव हैं। इनके साथ आप राइड कर सकते हैं, इनके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं। अगर आप फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं तो इसका चार्ज लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का। महासू पीक पर महासू नाग मंदिर भी बना हुआ है, जो कि एक प्राचीन मंदिर है जहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। कुफरी में अब हम आ चुके हैं एडवेंचर पार्क में, जहाँ पर कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जिसमें से अभी मैं करने जा रहा हूँ जिप लाइन की एक्टिविटी, जो कि काफ़ी एडवेंचरस होती है। कुफरी में अब हम आ चुके हैं हिमालयन नेचर पार्क को देखने, जो कि है कुफरी का चिड़ियाघर। अब कुफरी ज़ू के अंदर हमने प्रवेश कर लिया है। ज़ू के अंदर प्रवेश करने का शुल्क लगता है 60 रुपीज़ पर पर्सन का। और एक चीज़ ध्यान में रखने की है कि ट्यूसडे के दिन इस ज़ू का अवकाश होता है। और जो मेन अट्रैक्शन है ज़ू का वो है ब्लैक हिमालयन बियर, ब्राउन हिमालयन बियर एंड लेपर्ड्स, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं शिमला के मॉल रोड में, जो कि शिमला का मुख्य मार्केट एरिया है और टूरिस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कई सारी दुकानें नज़र आएंगी। यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो हर तरह की दुकानें हैं। चाहे अगर आप कुछ खाने पीने का ट्राई करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर उपलब्ध है। अगर आप कुछ क्लॉथिंग्स लेना चाहते हैं, कुछ कपड़े लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, शूज़ ले सकते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स ले सकते हैं, अलग अलग तरह के कॉस्मेटिक आइटम्स ले सकते हैं। कुल मिला के हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध होती है।
अब हम अपने होटल में वापस आ चुके हैं, जहां पर हमारा डिनर रेडी हो चुका है और अब डिनर के साथ ही हमारे इस ट्रिप के दूसरे दिन का समापन होता है। आज है हमारे इस ट्रिप का तीसरा दिन और हम चल रहे हैं शिमला से मनाली के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 235 किलोमीटर्स का। तो फाइनली अब हम मनाली में पहुंच चुके हैं। सफ़र हमारा काफ़ी रोमांचक और ख़ूबसूरत था, लेकिन अब मैं आपको एक स्थान दिखाना चाहूँगा कि अगर आप मनाली बाय बस आते हैं और अगर आप आते हैं एक रोडवेज बस के थ्रू, तो आपको बस छोड़ेगी HRTC बस स्टैंड पर, जहाँ पर अभी हम आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो हर जगह से यहाँ पर बसेस आती हैं, जिससे कि आप इजीली बस की सहायता से मनाली पहुँच सकते हैं। मनाली का HRTC बस स्टैंड मनाली मॉल रोड के पास में बना हुआ है। इसके अलावा मनाली में एक और बस स्टैंड है जहां पर वोल्वो जैसी प्राइवेट बसेस आती हैं। ये बस स्टैंड एक दूसरे स्थान पर बना हुआ है। अगर बात करें स्टे फैसिलिटी के बारे में, तो मनाली में आपको जगह जगह पर कई सारे होटल्स मिल जाएंगे जहां पर आप स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बजट फ्रेंडली होटल या होम स्टे ढूंढ रहे हैं, तो आप मनाली के आउटर एरिया में जा सकते हैं, जहां पर आपको लो बजट में काफ़ी अच्छी स्टे फैसिलिटी मिल जाएगी। अब हम अपने मनाली होटल में पहुंच चुके हैं। होटल काफ़ी लग्जीरियस है और जिस रूम में हम रुकने वाले हैं उस रूम का टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये है हमारा होटल रूम, जिसे आप देख पाएंगे। ये काफ़ी लग्जीरियस है और नीट एंड क्लीन है। साथ ही इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। मनाली होटल रूम में चेक इन करने के बाद अब हम आ चुके हैं हमारे होटल के डाइनिंग एरिया में, जहां पर अब हमारा डिनर रेडी हो चुका है, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। डिनर में काफ़ी सारी वैरायटीज़ के फूड आइटम्स हैं। अब हम मनाली के सभी साइट सीन्स को करने चल रहे हैं अपनी प्राइवेट कैब के थ्रू, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। प्राइवेट गाड़ी के अलावा यहाँ कुछ और ऑप्शंस भी हैं, जिससे कि आप मनाली घूम सकते हैं। जैसे कि आप स्कूटी और बाइक रेंट पर ले सकते हैं और सभी साइट सीन्स कर सकते हैं। यहाँ पर लोकल बसेस भी चलती हैं, जिनसे भी आप साइट सीन्स कर सकते हैं। लेकिन इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको पहाड़ी इलाकों में बाइक या स्कूटी चलाने का अनुभव नहीं है, तो ये आपके लिए थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ की सड़कें बहुत पतली होती हैं और रास्ते बहुत ही घुमावदार होते हैं। मनाली में मौसम कभी भी बदल सकता है। यहाँ पर अभी होने लगी है स्नोफॉल। तीसरा दिन तो हमारा मनाली पहुँचने में ही समाप्त हो गया, लेकिन आज 4th डे की शुरुआत हम करने जा रहे हैं सोलांग वैली के साथ, जो कि मनाली की एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। अब मनाली में हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली में, जो कि मनाली की सबसे ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। ये प्लेस इसलिए ज़्यादा मशहूर होती है क्योंकि विंटर्स में आप यहाँ देखेंगे तो बहुत दूर दूर तक आपको बर्फ़ ही बर्फ़ यहाँ नज़र आती हैं। और साथ ही इस बर्फ़ की वजह से यहाँ पर कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़, स्नो एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसका मज़ा हम यहाँ लेते हैं। यहाँ पर कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ जॉर्बिंग बॉल की एक्टिविटी आप कर सकते हैं, स्लेज की एक्टिविटी आप कर सकते हैं, साथ ही आप यहाँ पर कर सकते हैं स्कीइंग। और स्कीइंग के लिए आपको कुछ ट्रेनर्स वगैरह भी होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको गाइड करते हैं कि किस तरह से आप स्कीइंग कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पहली बार स्कीइंग करते हैं तो थोड़ा बहुत गिरने के चांसेस होते हैं, तो आपको थोड़ा सिखाया जाता है और फिर आप स्कीइंग कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर कुछ जगह पर जिप लाइन की एक्टिविटीज़ भी हैं, जिसे भी आप एंजॉय कर सकते हैं।
और कुछ इस तरह से आप स्नो बाइक की एक्टिविटी भी यहाँ पर कर सकते हैं, जिसमें कि बर्फ़ पर कुछ इस तरह से स्नो बाइक को चलाया जाता है काफ़ी फास्ट मूव करते हुए, और ये काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। मनाली में अब हम पहुंच चुके हैं अटल टनल के पास में, जो कि 10,040 फीट पर बनी दुनिया की सबसे बड़ी टनल है, जिसकी लेंथ है लगभग 9 किलोमीटर की। और ये टनल लाहौल स्पीति और लद्दाख को मनाली से जोड़ती है। अब हम अटल टनल के दूसरे साइड आ चुके हैं, और अब यहाँ से आप हमारे साथ देख पाएंगे ये खूबसूरत नज़ारा। अब अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से हम बाहर आ चुके हैं, और ये एरिया पड़ता है लाहौल स्पीति जाने वाला रास्ता। लेकिन यहाँ पर जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें नज़र आती है बहुत सारी स्नो और बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ। साथ ही यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट हैं जो कि अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज़ करते हुए नज़र आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर ATV बाइक की एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर याक पे राइड कर सकते हैं, याक के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं। कुछ जगह यहाँ पर स्कीइंग वगैरह की एक्टिविटीज़ भी की जा रही हैं, वो आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया जा सकता है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं सिसु विलेज में, जो कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सिसु विलेज की प्राकृतिक सौंदर्यता वाकई में देखने लायक है। यहाँ पर आप चारों ओर देखेंगे तो आपको सिर्फ नेचुरल ब्यूटी ही नज़र आएगी, और स्पेशली अगर आप यहाँ विंटर सीज़न में आते हैं तो आपको पहाड़ों पर बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएगी। चारों तरफ हरियाली गायब होकर के आपको ऐसा लगेगा वाइट प्लैनेट है जहाँ पर आप आए हैं, और वाकई में ये नज़ारा देखने लायक होता है। और अगर बात करें बेस्ट सीज़न के बारे में कि मनाली घूमने के लिए बेस्ट सीज़न कौन सा रहेगा, मान लीजिए अगर आपको यहाँ बर्फ़ देखनी है तो बर्फ़ का सीज़न है विंटर्स का, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस दौरान आपको यहाँ बहुत सारी बर्फ़ नज़र आएगी। मार्च में भी कई कई जगह पर बर्फ़ आपको दिखाई देती है, तो मार्च के दौरान भी आपको कुछ इसी प्रकार का माहौल नज़र आएगा। और अगर आप साल के दूसरे टाइम पर यहाँ आते हैं तो आपको चारों तरफ हरियाली नज़र आएगी। ठंड तब भी यहाँ पर रहेगी, लेकिन आपको हरियाली ज़्यादा देखने मिलेगी, और माउंटेन के पीक्स पर आपको बर्फ़ देखने मिल सकती है। खास करके मॉनसून सीज़न को आप अवॉइड करें, क्योंकि उस टाइम पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी साल में आप कभी भी यहाँ पर घूमने आ सकते हैं। अब हम अपने होटल में वापस आ चुके हैं। हमारा डिनर रेडी हो चुका है, और अब डिनर के साथ ही हमारे इस ट्रिप के 4th डे का समापन होता है। आज है हमारे इस ट्रिप का 5वां दिन। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चल रहे हैं मनाली को एक्सप्लोर करने। मनाली में अब हम आ चुके हैं हिडिंबा देवी मंदिर में दर्शन के लिए, जो कि मनाली का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और महाभारत काल से जुड़ा हुआ है।
मनाली में अब हम चल रहे हैं जोगनी वाटरफॉल के लिए। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा ट्रैक करना होता है और ट्रैकिंग वाला रास्ता ये है, हमारी गाड़ी को यहाँ पार्किंग में लगा दिया जाता है और हमें लगभग 1 किलोमीटर ट्रैक करते हुए ऊपर की ओर जाना होता है, जहाँ पर है जोगनी वाटरफॉल। अब हम पहुंच चुके हैं जोगनी वाटरफॉल के मेन व्यू पॉइंट पर, जहां से झरने का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। जोगनी वाटरफॉल लगभग 160 फीट की ऊंचाई से गिरता है और वाकई में इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। मनाली में अब हम आ चुके हैं वशिष्ठ टेम्पल में दर्शन के लिए, जो कि भगवान राम के गुरु थे और राजा दशरथ के कुल गुरु थे। यहाँ पर ऋषि वशिष्ठ की काले रंग की प्रतिमा विराजमान है, जिनके हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। वशिष्ठ मंदिर के पास ही 3 गर्म पानी के कुंड भी बने हुए हैं, जिसमें नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से गर्म पानी आता है। एक कुंड है पुरुषों के लिए, एक कुंड है महिलाओं के लिए और एक है यहाँ पर ब्रह्म कुंड। और इस पानी में सल्फ़र की मात्रा काफ़ी अच्छी है, इस वजह से यहाँ पर जब हम स्नान करते हैं तो इसे सल्फ़र बाथ भी कहा जाता है। और यहाँ पर स्नान करने से चर्म रोगों से और थकान से मुक्ति मिलती है। वशिष्ठ टेम्पल के पास में ही स्वयंभू शिव मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। मनाली बसा है व्यास नदी के किनारे, जिसे बीज रिवर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आ चुके हैं मनाली के मॉल रोड पर, जो कि टूरिस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है। और जब हम यहाँ पर इवनिंग के टाइम पर आते हैं, शाम के समय आते हैं, तो पूरा मॉल रोड जगमगाता हुआ नज़र आता है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। मॉल रोड पर हर तरह की चीज़ बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। अगर आप यहाँ पर कपड़े ख़रीदना चाहते हैं तो क्लॉथ्स की कई सारे शॉप्स हैं। अगर आप यहाँ फूड लेना चाहते हैं तो फूड की कई सारी शॉप्स हैं। अगर आप यहाँ पर कुछ क्लबिंग करना चाहते हैं तो नाइट क्लब्स की सुविधा यहाँ पर है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि मॉल रोड पर आपको एक साथ मिल जाती हैं। मॉल रोड पर दुर्गा माता का एक लकड़ी का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर आप माता के दर्शन भी कर सकते हैं। अब हम अपने होटल में वापस आ चुके हैं। हमारा डिनर कंप्लीट हो चुका है और अब इसी के साथ हमारे इस ट्रिप के 5वें दिन का समापन होता है। आज है हमारे इस ट्रिप का आखिरी दिन। हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है और आज भी मनाली में हो रही है स्नोफॉल, जिसका आनंद लेते हुए हम चल रहे हैं मनाली से कुल्लू के लिए। अब जैसे जैसे हम मनाली से कुल्लू की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बर्फ़बारी अब बदल चुकी है बारिश के अंदर, क्योंकि हम हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ मूव कर रहे हैं।
अब हम पहुंच चुके हैं कुल्लू में, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। एक्चुअल में मनाली भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है, लेकिन फ़िलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं कुल्लू की एक्चुअल लोकेशन पर। यहाँ पर ये नदी जो बह रही है ये है व्यास नदी, जो कि यहाँ से फ़्लो होते हुए आगे की ओर जाती है। और कुल्लू में इस नदी में रिवर राफ्टिंग करना बहुत ज़्यादा फेमस है। साथ ही यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी कराई जाती है, उसका भी मज़ा आप ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर है शॉल फैक्ट्रीज़, यानी कि जो वूलन शॉल्स होती हैं वो यहाँ बनती हैं, जिन्हें भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर ड्राई फ्रूट मार्केट भी है, जहाँ से आप ड्राई फ्रूट भी परचेज़ कर सकते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं रिवर राफ्टिंग की लोकेशन पर। यहाँ से कराई जाती है रिवर राफ्टिंग। जैसा कि आप देखेंगे पीछे कि व्यास नदी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़्लो के साथ आ रही है, और इसी फ़्लो के साथ रिवर राफ्टिंग कराई जाती है। एक रिवर राफ्टिंग जो सबसे शॉर्ट वाली होती है वो लगभग 5 किलोमीटर की होती है, जो बड़ी वाली होती है वो 9 किलोमीटर की होती है। और इनके लगभग चार्जेस के बारे में बात करूँ तो जो शॉर्ट वाली रिवर राफ्टिंग है 5 किलोमीटर वाली, उसका 700 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज होता है। और जो बड़ी वाली रिवर राफ्टिंग है जिसमें 9 किलोमीटर का डिस्टेंस लगभग पार होता है, उसमें लगता है लगभग 1000 रुपये पर पर्सन का कॉस्ट, जिसे आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। कुल्लू में रिवर राफ्टिंग के कई सारे काउंटर्स बने हुए हैं, जिनके अलग अलग नंबर्स हैं, जहां से हम रिवर राफ्टिंग के लिए बुकिंग कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं रिवर राफ्टिंग को। तो चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि शिमला मनाली का ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी। ये पैकेज हमने बुक किया था प्रिया ट्रैवल्स के साथ, जिनके ओनर्स अभी हमारे साथ में ही हैं, विशु सर और भारती मैम, जिनके साथ भी मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ ये जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि हमारे 5 नाइट 6 डेज़ के इस पैकेज में क्या क्या चीज़ें शामिल थी। इस पैकेज में हमें एक 3 स्टार लग्जरी होटल में स्टे की फैसिलिटी मिली थी, जहां पर हम रुके थे। हमें एक प्राइवेट कैब की फैसिलिटी मिली थी, जिससे कि हमने सभी साइट सीन्स किए, और हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर इसी पैकेज में शामिल था। ये पैकेज हमें पड़ा था 9500 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से, क्योंकि इस टूर के दौरान हम 4 व्यक्ति थे। लेकिन आपके लिए पैकेज काफ़ी सस्ता पड़ सकता है कि अगर आप इस सेम पैकेज के लिए 4 से ज़्यादा व्यक्ति आते हैं तो आपका ये पैकेज कॉस्टिंग काफ़ी कम पड़ेगा। अभी 12 लोग हो जाते हैं या 15 हो जाते हैं तो रूम शेयरिंग जैसे ट्रिपल शेयरिंग या 4 शेयरिंग में रहता है तो रेट कम हो जाएगा। रेट मतलब जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना रेट कम हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जैसे अभी न्यू ईयर क्रिसमस रहता है या फिर समर वेकेशन रहता है तो उस टाइम पे थोड़े रेट हाई हो जाएगा। मतलब सीजन टाइम ऊपर नीचे हो जाते हैं। मतलब जब क्राउड ज़्यादा होगा तो रेट थोड़ा ज़्यादा ऊपर ज़्यादा रहेगा। ओके सर। लेकिन एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो अटल टनल और शिशु विलेज हमने देखा था वो हमारे पैकेज में शामिल नहीं था, वो हमने एडिशनली पे करके अपने पैकेज में शामिल करवाया था। हमारे एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो जेन्युइनली प्रिया ट्रैवल्स के साथ हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। हमने इस पैकेज के दौरान काफ़ी इन्जॉय किया और हमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिली। अगर आप भी चाहें तो प्रिया ट्रैवल्स के साथ अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। प्रिया ट्रैवल्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही पिन्ड कमेंट में पिन भी कर दिए हैं। प्रिया ट्रैवल्स के सिर्फ 2 ही नंबर हैं जो कि हमने डिस्क्रिप्शन पे दिए हैं, उनके साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सर के साथ और अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। और अब इसी जानकारी के साथ हमारे इस ट्रिप का समापन होता है। हम जा रहे हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के लिए, जहां से हमें मिलेगी ट्रेन अपने घर वापसी के लिए। तो ये था हमारा टूर पैकेज शिमला कुफरी कुल्लू मनाली का। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों
और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर मेंशन करें, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। We love Manali!